बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन। आप सुन रहे हैं शोहरा आफाक नावल मैं एक जासूस था, जिसके मुसन्निफ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए मोहतरम नाजरीन व सामीन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 20वीं किस्त की जानिब। बहुत वक्त हो गया, घर भी जाना है। माताजी परेशान ना हो, मैंने उन्हें कॉलेज से सीधे घर आने को कहा था। बिलाखिर वो मुझे मरती मारती दुनिया में वापस ले आई। हम दोनों उठे, बस अड्डे तक मैं उसे रिक्शे में छोड़ आया। मैंने उससे विनती की थी कि वो घर में किसी को मेरी हालत से आगाह न करे। फिर पूनम अपनी खुशबुएं हमराह लिए रायकोट चली गई और मैं उसी रिक्शे में प्रकाश के पास आ गया। प्रकाश और सुंदर्शना मीना बाजार से वापस आ चुके थे और मेरे ही मुंतजर थे। दोनों ऊपर कमरे में बैठे एक दूसरे को दादे इश्क दे रहे थे। आपका तो श्रीमान जी सीधा सा इलाज था, मैंने तो झांकी मारी। प्रकाश ने मेज पर रखी जूं की तूं दवाइयों पर नजर डालते हुए कहा, क्या महाराज जी? मैंने मुअद्दब लहजे में पूछा। पूनम दीदी, बजाय उसके सुंदर्शना ने कहा, और हम तीनों कहकहा मारकर हंस दिए। दोनों थोड़ी देर तक मुझसे बातें करते रहे, फिर प्रकाश उसे छोड़ने चला गया। 3-4 रोज तक मैंने सिर्फ आराम किया। रोजाना पूनम और सुंदर्शना आ जाती और हम दोनों प्रकाश अपनी अपनी दुनियाओं में खोए रहते। मेजर भास्कर के कत्ल के मुतालिक हमारी स्कीम कामयाब रही और तफ्तीशी अफसरान को यकीन की हद तक इस बात का गुमान गुजरने लगा कि जरूर इस सवामी के बच्चे का मेजर भास्कर के कत्ल में कोई हाथ है। अपने मकामी दोस्तों की मदद से हमने ऐसा जाल फैलाया जिससे भारतीय सिक्योरिटी के हाथ ऐसे शवाहिद आ गए जिनकी रौ से ये बात साबित हो गई कि स्वामी दयानंद का बाअसर स्मगलरों के साथ जरूर कोई खुफिया राबता है। उसके अलावा ऐसे हालात पैदा हो गए कि उन्हें स्वामी दयानंद और मेजर भास्कर के दरमियान लड़कियों के मामले में चलने वाली खुफिया रकाबत का इल्म हो जाए। जब ये बातें आला अफसरान के कानों तक पहुंची तो उन्होंने फौरी इकदाम के तौर पर अपना दस्ते शफकत महाराज के सर पर उठा लिया। स्वामी हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्यों और कैसे हो गया। हमारी प्लानिंग दरअसल इतनी बेदाग थी और मंसूबाबंदी इतनी शानदार कि दूर दूर की कौड़ी लाने वाले मुखबर भी भौंच के रह गए। और हालात का इल्म भगवान को उस वक्त हुआ जब वो हाथ से निकल गए थे। सिक्योरिटी वालों ने उसे वार्निंग दिए बगैर उससे राबिता ख़त्म कर लिया और महाराज दयानंद स्वामी जख्मी नाग की तरह सर पटकता रह गया। खेल अब सही मानों में दिलचस्प हो गया था। भारतीय इंटेलिजेंस और स्वामी दयानंद के आपस में उलझ जाने का मतलब ये था कि मैदान हमारे लिए काफ़ी हद तक साफ है। मेरी जिम्मेदारियां भी साथ ही बढ़ गईं। अब मुझे अपनी तमाम तर जहनी सलाहियतें बरोए कार लाकर 2 महाजों को बैक वक्त संभालना था। एक तरफ तो मुझे ऐसे हालात पैदा करते रहना था कि भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस स्वामी दयानंद के खुफिया मामलात और मेजर भास्कर के कत्ल में उलझी रहे। दूसरी तरफ उस इलाके में काम करने वाले एजेंट्स की रहनुमाई और मुमकिना हद तक हिफाजत भी मेरे ज़िम्मे आन पड़ी थी। मेरा ज़्यादा वक्त लुधियाना के गिरदोनवा और रायकोट वगैरह ही में गुजरता था। अपने ज़ख्मी होने के करीबन 15-20 रोज़ बाद मैं राजकुमार से मिलने उसके मेस पहुंच गया, क्योंकि उसकी पुरखुलूस और पुरइसरार दावत मुझे अच्छी तरह याद थी और ऐसे दोस्तों की तो हमें अक्सर ज़रूरत रहा करती थी। हवाई अड्डे के नज़दीक मैं काफ़ी देर बाद फटका था, क्योंकि इस असना में पै दर पै ऐसे वाक़यात पेश आ चुके थे जिन्होंने मेरी आमदोरफ्त इस तरह खासी कम कर दी थी। मैं जानबूझकर औकाते कार में हवाई अड्डे पर पहुंच गया। गार्ड रूम पर मैंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार का नाम बमा ट्रेड लिखवाया था और मुलाकाती के खाने में दोस्त की बजाय रिश्तेदार का इंदराज करवा दिया। चंद सेकंड बाद ही गार्ड रूम के फ़ोन पर उससे मेरा राब्ता हो चुका था। इत्तफाक से वो अपने ऑफिस ही में मौजूद था। उसने मुझे भुलाया नहीं था, शायद इसीलिए मुझे अपने नाम के साथ अपना तारुफ नहीं करवाना पड़ा। मेरा नाम सुनते ही उसकी बाछें खिल गईं। ओह थैंक यू सर। उसने फ़ोन पर ही मेरी आमद पर मेरा मशकूर होना शुरू कर दिया। अरे अरे, ये क्या, इतनी दूर से शुक्रिया वसूल होने से रहा। ओह सॉरी, अच्छा मैं अर्दली भेज रहा हूँ। ओके। मैंने अगली बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया और गार्ड रूम के कोने में सलीके से सजाए एक सोफे में धंसकर उसके अर्दली का मुंतजर हो गया। उसका ऑफिस यहाँ से 2-3 फरलांग दूर था, क्योंकि मुझे लेने के लिए उसने एक जीप भेजी थी। जीप से एक सिख कॉर्पोरल उतरकर अंदर आया
उसने मेरा नाम पुकार कर मेरी बाबत दरियाफ्त किया और थोड़ी देर के बाद मैं एयरबेस के रनवे के नज़दीक सफ़र करता हुआ उस ब्रांच की तरफ जा रहा था जहां मेरा कज़न फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार ऑन ड्यूटी था। जीप उसके ऑफिस से, जो हवाई अड्डे के एक कोने में बना हुआ था, कुछ फासले पर जाकर रुक गई। अपने दफ्तर के बाहर वो मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और हेलो का नारा लगाते हुए मुझसे बगलगीर हो गया। मैंने भी उससे कोई कम गर्मजोशी का मुजाहिरा नहीं किया था। कैसे भूल पड़े इस तरह श्रीमान जी? उसने दफ्तर में एक कुर्सी पर मुझे बैठने को कहते हुए बेतकल्लुफी से पूछा। इस तरफ भूल कर कौन आ सकता है? गार्ड रूम वाले घुसने देंगे क्या? मेरी बात पर उसने कह कहा लगाकर मुझे दाद दी। मैं तो समझा था आप लोग शायद मुझसे नाराज हो गए हैं। वो क्या नाम था उन श्रीमती जी का? पूनम। हाँ, वो देवी जी तो शायद बुरा मान गई थी। भला पूनम के हवाले के बगैर हमारी दोस्ती ही क्या थी? अरे नहीं महाराज, ऐसी भी क्या बात, बस औरतें ज़रा ऐसी ही होती हैं। हम दोनों ने खामखा दांत निकाल दिए। राजकुमार ने अपने अर्दली को कैंटीन से चाय लाने का हुक्म दे दिया और दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो ऐसी खूबसूरत लड़की आपकी पत्नी बनने वाली है। थैंक यू। सिवाय इसके और मैं क्या कह सकता था। बमुश्किल मैंने गुफ्तगू का रुख बदला, वरना उसके तो दिलो दिमाग पर पूनम ही छाई हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे मतलब की बात की तरफ ले आया, लेकिन इतनी मासूमियत से कि उसे बज़ाहिर यही एहसास हो रहा था कि वो मेरे इस्तिफसार किए बगैर सब कुछ बोलता चला जा रहा है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार का ताल्लुक ग्राउंड स्टाफ से था और वो टेक्निकल स्टाफ का ऑफिसर था, जिसके ज़िम्मे जहाज़ों की देखभाल और मुरम्मत वगैरह के फ़राइज़ होते हैं। इसलिए उसका ऑफिस भी रनवे से कुछ फासले पर एक वर्कशॉप के कोने में बना हुआ था। उस वर्कशॉप में अमूमन जहाज़ों को परवाज़ से पहले या परवाज़ के बाद चेकिंग वगैरह के मराहिल से गुजारने के लिए लाया जाता था। मैं कमाले सादगी से राजकुमार के मुंह से जहाज़ों की मुख्तलिफ खुसूसियात उगलवा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुमकिना हमले के पेश नज़र अड्डे के दिफाई इंतजामात, मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और अपने फाइटर्स की कुव्वत हमला और कुव्वत दिफा से मुझे आगाह करना शुरू कर दिया। करीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो मेरे बढ़ते हुए इश्तियाक के पेश नज़र मुझे अपनी वर्कशॉप में अपने हमराह ले जा रहा था। उसने इतनी तफसील से मुझे सब कुछ समझा दिया था कि मेरी जगह कोई मुतबादल भी होता तो भारतीय एयरफोर्स के किसी मुकाबले के इम्तहान में ज़रूर बैठ जाता। वर्कशॉप क्या थी? अच्छी खासी ग्राउंड ही कह लीजिए, जिस पर लोहे की चादरों के शेड डालकर उन पर खाकी और सब्ज रंग करके उन्हें कैमोफ्लाज किया गया था। हवाई अड्डे में प्लेटफॉर्म का जदीद निज़ाम कार फरमा था और रनवे से अपने टैक्सी ट्रैक पर सफ़र करता हुआ एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर चंद मिनट के अंदर अपने मखसूस हैंगर में पहुंच जाता था, जिसके बाद मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों एयरमैन उसके मुख्तलिफ हिस्सों से चिमट कर अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते थे। करीबन आधे घंटे तक मैंने राजकुमार के साथ घूम फिर कर वर्कशॉप का गहरी नज़रों से जायज़ा लिया। इस असना में सिवाय इसके कि मैं खुद एयरक्राफ्ट में दाखिल नहीं हुआ, शायद ही कोई ऐसा मरहला रह गया जिससे मैं ना गुजर सका। बसा औकात तो मुझे खुद पर रश्क आने लगता था, लेकिन फिर मेरा पुरतशक्कुर दिल बारगाह ईज़दी में झुक झुक जाता, जिसकी लामहदूद कार फरमाइयों के तुफैल मेरे रास्ते की तमाम मुश्किलात एक एक करके हट जाती थीं और बज़ाहिर मुश्किल बल्कि एक हद तक नामुमकिन काम मेरे लिए आसान और मुमकिन बन जाता था। राजकुमार ड्यूटी से ऑफ होकर मुझे साथ लिए मेस में चला आया, जहां दोपहर का खाना मैंने उसके साथ खाया और अगले 3-4 रोज़ के बाद उससे क्लब में मिलने का वादा करके वापस आ गया। वापसी पर मैं सीधा रायकोट ही चला आया था, चूंकि अगले रोज़ छुट्टी थी। उस रोज़ पड़ोस में शादी थी और उन लोगों ने जगह की तंगी के पेश नज़र हमारा घर भी मुस्तार ले रखा था। बारात किसी दूसरे शहर से आने वाली थी। शादी की तकरीबात तो पिछले 1 हफ्ते से शुरू हो चुकी थीं, लेकिन अपने जोबन पर वो आज पहुंची थी, क्योंकि अगले रोज़ बारात आने वाली थी। ये लड़की, जिसका नाम शोभा था, बाबूजी के साथ वाले घर में रहती थी और एक क्लर्क की बेटी थी। शोभा चूंकि पूनम की बचपन की सहेली थी, इसलिए उसकी शादी में भी पूनम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना था। उसके शदीद इसरार पर मैं भी आज ही आ गया था, वरना तो मुझे शोर शराबे से वहशत होती थी। घर पर बाबूजी और माताजी हस्बे मामूल बहस में मसरूफ़ थे। बाबूजी ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते थे जब उन्हें हिंदू धर्म पर चोट करने का मौका मिल सके, और खुशकिस्मती से उन्हें ये मौके
मुयस्सर आते रहते थे। चूंकि मेरे मुताले और मुशाहिदे की हद तक तो मेरे इल्म में यही बात आई थी कि हिंदुइज़्म किसी बाकायदा निज़ाम हयात का नहीं बल्कि बेशुमार और इंतहाई फजूल रसूमात के एक मजमूए की शक्ल है। हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई त्यौहार और उसकी मुनासबत से कोई ना कोई पूजा देखने को मिलती थी। शादी ब्याह की तो इतनी बेशुमार और ऐसी अजीबो गरीब रस्में देखने को आती थीं कि बेइख्तियार उन लोगों की अक्ल पर मातम करने को जी चाहता था। और मज़े की बात यह थी कि ये तमाम फजूल रसूमात जो इन मौक़ों पर अंजाम पाती थीं वो हिंदू धर्म का बाकायदा हिस्सा थीं और उनसे दामन बचाने वाला नास्तिक और धर्म का बागी कहलाता था। अगर ये रसूमात सिर्फ मुआशरे का हिस्सा ही होती तो मुमकिन है समाज सुधार किस्म के प्रोग्रामों की आड़ लेकर कोई गरीब आदमी उनसे जान छुड़वा सकता, लेकिन धार्मिक का लेबल चस्पा होने के बाद किसी का उनसे बच निकलना मुमकिन नहीं था। हिंदू धर्म जहां बाबूजी की कमजोरी थी वहां माताजी की चिढ़, और अब तो बाबूजी के हाथ ये दिलचस्प मशगला आ गया था कि वो ऐसे किसी न किसी मौके के मुंतजर रहते, फिर माताजी के सामने छोटी सी बात कहकर जवाब में उनकी लंबी चौड़ी तकरीर सुन लेते। दोनों बूढ़ों की एक बात काबिल सताइश थी कि तबीयतों में इस कदर बोदल मशरिकीन रखने के बावजूद दोनों कभी एक दूसरे से उकताए नहीं थे। कभी उनके दरमियान तल्ख कलामी की नौबत नहीं आई थी। बस यही होता कि बाबूजी कहते और माताजी की सुन भी लेते। अच्छा अच्छा बाबा, जाने दो, जो तुम कहती हो वही सही होगा। बाबूजी ने मुझे आते देखकर बहस खत्म करना चाहिए। माताजी भी मेरे नमस्कार पर चौंकी और आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ फेरने लगीं। क्या बात है साहबजादे, कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहे हो? बाबूजी ने मेरा जायज़ा लेते हुए कहा। उनका कहना किसी हद तक बजा भी था, क्योंकि पिछले हादसे के बाद से मैं भी नकाहत सी महसूस करने लगा और इलाज पर भी ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, इसलिए कुछ कमज़ोरी बाकी रह गई थी। फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, आइंदा के लिए अलबत्ता। मैंने फ़िक्रा अधूरा ही छोड़ दिया। सामने सीढ़ियों से अजिंता की मूरत इस तरफ आ रही थी। आज उसने अपनी जुल्फ़ें सलीके से बांधकर उनमें शादी की रस्म की मुनासबत से चंबेली के फूलों का गजरा टांक रखा था। सफ़ेद फूलों के हुस्न को उसकी घनेरी जुल्फ़ों ने चार चांद लगा दिए थे। अपनी नीली साड़ी का पल्लू संभालती वो वश कन्हैयाओं की तरह नपे तुले कदमों से मेरी तरफ बढ़ती चली आई। जब उसने एक अदाए दिलरुबाना से अपने दोनों हाथ बांधकर नमस्ते पुकारा तो मुझे बंगाल की वो जोगनें याद आ गईं जो सिर्फ नाग पूजा के रोज़ अपना जोबन दिखाती हैं। बंगाल की साहिरा ने अपनी पलकों के उजाले मुझ पर बखेरते हुए मेरी खैरियत दरियाफ्त की, और जब गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा ले चुकी तो अचानक उसके खूबसूरत चेहरे पर तशवीश के आसार उभरे। बाबूजी और माताजी इस असना में रसोई में चले गए थे। आप ठीक तो हैं ना? उसने बेचैनी से पूछा। अभी तक तो था, लेकिन शायद अब ना रह सकूं, मैंने गंभीर लहजे में उसकी तरफ झुकते हुए कहा, लेकिन फिर संभल गया क्योंकि दरवाजे से उसकी सखियां अंदर दाखिल हो रही थीं। इसके अलावा भी निचले हिस्से में मेहमानों का कब्जा था। पूनम ने मेरे कमरे में किसी को दाखिल नहीं होने दिया था। मेरे आराम में किसी की खलल अंदाजी उसे कब गवारा थी। मैं सीधा अपने कमरे में चला आया और बिस्तर पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आहट हुई और पूनम अंदर चली आई। वो मुझे अपने साथ ले जाने आई थी, लेकिन मैंने माजरत कर दी और तबीयत की खराबी का बहाना करके वहीं लेटा रहा। पूनम ने भी ज्यादा तकरार ना की। उसे मेरी आदत का एहतराम करना आ गया था। ये बाबूजी और पूनम के इस्तफसार का असर था या फिर मेरी हद से बढ़ती हुई लापरवाही कि अब वाकई मुझे अपना जिस्म टूटता महसूस हो रहा था। असल में मैंने लुधियाना ही में 1-2 दिन के बाद डॉक्टर साहब की दवाई से जान छुड़ा ली थी, जबकि उन्होंने कम से कम 10 रोज तक लगातार दवाई इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। पहले सर भारी भारी सा महसूस हुआ, फिर तपिश का एहसास होने लगा और करीबन 1 घंटे के बाद बुखार मुझ पर गालिब आ गया। आहिस्ता आहिस्ता ये नौबत आई कि मेरी कनपटियां दर्द से फटने लगीं। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। लड़कियां ढोलक पर शादी ब्याह के गीत गा रही थीं। इससे पहले पूनम की आवाज़ का गुदाज मैंने सुबह पूजा के वक्त उसकी भजन कथा में देखा था, लेकिन उसकी आवाज़ का लौच और रचाव आज महसूस हो रहा था। गीत के बोल उसके होंठों से फिसलते तो फजाएं गुनगुना उठतीं। सुर और लय का हसीन संगम बनी वो अपनी सखियों के ऐन दरमियान दुल्हन के सामने ढोलक की थाप पर जुदाई के गीत गा रही थी।
अव्वल तो तमाम भारतीय लड़कियां ही क्लासिकल नाच और गाने बजाने पर उबूर हासिल करने की कोशिश करती हैं, अगर नहीं तो कम अज़ कम मामूली गाना बजाना उन्हें ज़रूर सीखना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी रोज़मर्रा की इबादत में शामिल है। अगर मैं पूनम तक अपनी बीमारी की खबर पहुंचा देता तो उसके नाच से महरूम हो जाता, जिसका मुजाहिरा उसने थोड़ी देर बाद करना था। मैं चुपचाप अपने कमरे से निकला और बाजार में पहुंच गया। एक मेडिकल स्टोर से मैंने अपनी दानिस्त के मुताबिक कुछ दवाइयाँ खरीदी और अपने कमरे में आकर उन्हें निगल कर लेट गया। दवाइयाँ खासी तेज़ और ज़ूदे असर थीं। मुझे कम अज़ कम थोड़ी देर के लिए दर्द से निजात मिल गई। शाम ढलते ही पूनम मेरे कमरे में दोबारा आई। उसने क्लासिकल नाच के लिए मखसूस सिंगार कर रखा था। मेरी कोई बात सुने बगैर वो मुझे हाथ पकड़कर नीचे ले आई और पहले से मेरे लिए मखसूस कुर्सी पर मुझे बिठा दिया। उसका गुरु, जो शक्ल से गधा ज्यादा और गुरु कम दिखाई देता था, अपनी शागिर्दों के दरमियान बराजमान था। पूनम ने मुझे उस कम वक्त के पांव छूने को कहा, जो यहाँ की रिवायत थी। यह तो नामुमकिन था कि मैं उसके पांव लागूं। मैंने गुरु महाराज कहकर उसे नमस्कार जरूर कर दिया। उससे ज्यादा की उम्मीद पूनम को भी नहीं थी। वो बेचारी उसी पर खुश हो गई। वहां मौजूद करीबन सभी लोगों की आंखें पूनम पर लगी थीं। कभी कभी वो रश्क और हसद की मिली जुली निगाहों से मुझे भी देखने लगते, क्योंकि मैं उसका मंगेतर था। पूनम ने हिंदू आदाब महफिल के मुताबिक सबसे पहले मेरे पांव छुए, फिर बाबूजी, माताजी और मूसी के। उसके बाद हाथ बांधकर एक खास अदा से अपने जिस्म को बल दिया और अपने गुरु महाराज से झुकते हुए इजाजत तलब की। आज्ञा मिलने पर उसकी एक सखी ने उसके पांव में घुंघरू बांधे। पूनम ने झुककर गुरु के पांव छुए। अब वो बिजलियां गिराने के लिए तैयार थी। गुरु ने नाच का तोड़ा कहना शुरू किया और उसकी दूसरी शागिर्दों ने तबले और हारमोनियम संभाल लिए। पूनम ने तेजी से हाथ बांधते हुए बल खाया और तबले के बोल उसके घुंघरुओं की झनकार में नाचने लगे। वो कथक था या भरतनाट्यम, उसका तो मुझे इल्म नहीं। मुझे तो सिर्फ ये महसूस हो रहा था जैसे सारी धरती का लौच और रोम उसमें समा गया हो। उसके लचकीले बदन का अंग अंग शायरी कर रहा था। फजाओं को उसके ताव भाव ने असीर कर लिया था। समय का पंछी उसके कदमों की हरकत के साथ साथ महवे परवाज था। हर तरफ एक सन्नाटा, एक सुकूत तारी था। सब लोग मबहूत उस पर नजरें जमाए बैठे थे। जब वो घुंघरुओं की झनकार के साथ अपने जिस्म को बल देती तो सांसें सीनों में अटक अटक जाती। करीबन आध घंटा तक माहौल उसके तिलिस्म का शिकार रहा। जब रक्स खत्म हुआ, चंद सानिये तक तो यूं लगता था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। फिर सब बेख्तियार उसे दाद देने लगे। उसके गुरुजी ने उठकर उसे कल्याण दिया। इस महफिल को तो रात ढलने तक जारी रहना था। मैं उठकर अपने कमरे में चला आया और निढाल सा बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा जिस्म बुखार में फूंकने लगा था। खासी देर तक मैं उसी कैफियत का शिकार रहा। मेरी आंखों की पुतलियों में पूनम नाचती रही। मुझे होश उस वक्त आया जब निप्टू मेरे लिए खाने की थाली लेकर आया। मैंने उसे थाली वापस ले जाने और चाय लाने को कहा। कुछ खाने को जी नहीं चाहता था। निप्टू ने शायद पूनम को बता दिया था, क्योंकि उसके जाने के बमुश्किल 2-3 मिनट के बाद ही दरवाजे पर आहट हुई और पूनम अंदर आ गई। क्या हुआ, क्या बात है, आपने खाना? उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। वो मेरी तकलीफ पर तड़प उठी। तुम जैसे मसीहा हो तो बुखार कहाँ। मैंने उसके मेहंदी लगे हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। पूनम की आंखों से मेरी आंखें टकराई और मुझ पर सिरतारी हो गया। उसने आहिस्ता से मुझे खुद से अलग किया और मेरे जिस्म के गिर्द कंबल लपेटकर खुद कुछ कहे बगैर बाहर चली गई। पूनम की वापसी प्रकाश और चाय के साथ हुई थी। प्रकाश शादी में शिरकत के लिए आया था। वैसे भी अगले रोज छुट्टी थी और छुट्टी वाला दिन वो रायकोट ही में गुजारा करता था। क्या हालत बना दी है इनकी, उसने बजाय मेरे कहने के बराह रास्त पूनम से पूछा। आप ही समझाइए ना इन्हें। पूनम की आंखों में नमी तैरने लगी। अच्छा, मैं समझाऊं? प्रकाश ने कुछ इस अंदाज से पूनम की तरफ देखते हुए कहा कि बेख्तियार मेरे साथ उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट खेलने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं प्रकाश और पूनम के साथ उनके एक महल्लेदार डॉक्टर के घर जा रहा था। मुझे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि मैंने खामखा उनके रंग में भंग डाली। डॉक्टर ने, जो डॉक्टर कम और कसाई ज्यादा दिखाई देता था,
लिटाकर मुझे ठोंक बजा कर देखा, फिर अनाड़ियों की तरह इंजेक्शन बाजू में लगा दिया। कुछ कड़वी कसैली दवाइयाँ और गोलियां मेरे पल्ले बांधी और नहायत इनकसारी और एहसान जितलाते हुए, क्योंकि वो पापी घर पर मरीज नहीं देखता था, हमें रुखसत कर दिया। कसाई डॉक्टर की दवाई ने असर दिखाया। मुझे खासा अफाका महसूस होने लगा था। पूनम और प्रकाश ने शादी में शिरकत कम और मेरी तीमारदारी ज्यादा की थी। पूनम तो खुसूसन साए की तरह मेरे साथ लगी रही। बारात आई, होमम सुलगाया गया, पंडित ने 2-4 उल्टे सीधे श्लोक पढ़े और विवाह हो गया। पूनम शोभा से यूं गले मिलकर रोई जैसे वो उसकी सगी बहन हो। कितना फराक दिल था उसका, जिसमें एक आलम का दर्द समाया था। उसने गमे दुनिया को गमे जात बना लिया था। शुभा को रुखसत करके वो कुछ खोई खोई सी रहने लगी। असल में ये उसका बहुत बड़ा अलमिया था कि जिससे वो मोहब्बत करती उसे टूट कर चाहने लगती थी, और उसकी महबूब शख्सियत खुद पूनम के वजूद का हिस्सा बनकर रह जाती थी। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। चैनल का सब्सक्राइबर बनकर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें।